नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं गौरव प्रधान जी का। आज हमारे साथ गौरव प्रधान जी हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। गौरव जी, आप सहित हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अष्टमी है। इसके आगे आप सबको नवरात्रि की माँ दुर्गा के आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी कामना है। जी, दर्शकों, बहुत सारे विषय लगातार चलते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिश मीडिया हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब का हो। हर जगह इस समय इजराइल, फलस्तीन, हमास और मोसाद, इन सारों की बातें चल रही हैं और लगातार खूब उस पर बात हो रही है। सार्थक चर्चाएं भी हो रही हैं, हमने भी किया है। लेकिन गौरव प्रधान जी से जब हम प्रारब्ध के इस मंच पर बैठते हैं तो कुछ ऐसे तापमान लेने की कोशिश करते हैं जिसका कि थर्मामीटर गौरव प्रधान जी के पास होता है। गौरव जी, जब तक इस देश का इतिहास रहा है, हम जहां तक जिस उम्र तक पहुंचे हैं, शायद ही कोई ऐसा हफ्ता या कोई ऐसा दिन बीतता हो जिस दिन एलएसी, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीन, पाकिस्तान, इसकी सीमा, ये सारी बातें न होती हों। लेकिन इसको देश का सौभाग्य कहा जाएगा कि अब देश की सीमाएं लगभग इतनी संतुलित और सुरक्षित हैं कि शायद उस पर बात नहीं हो रही। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो वहां चल नहीं रहा होगा। तो आपके थर्मामीटर को आज मैं टटोलूंगा और आपसे सीधा सवाल, एलओसी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, भारत पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर कोई बातें नहीं हो रही हैं, इसका क्या मतलब वहां कुछ हो नहीं रहा है? भाई, दिक्कत ये है कि जब तक हम एक चीज है, शांति के लिए शक्ति की जरूरत होती है। अगर शक्ति ना हो तो शांति की स्थापना नहीं होती है। भारत पिछले 40 साल, लगभग समझ लीजिए, या 30 साल ले लीजिए, इतना कमजोर रहा है कि सामने वाला आके आपको बचा के चला जाता था और आप दौड़ के यूएन में जाते थे या व्हाइट हाउस के बाहर बैठते थे और बोलते थे हमें बचा दिया। जब से भारत ने जवाब देना शुरू करा है उसकी भाषा में, तब से एलओसी शांत है, मोर और लेस शांत है। एलओसी का एक एरिया है रजौरी वाला, जो कि इन्फिल्ट्रेशन जहाँ से ज़्यादा होती है। बारामूला के रास्ते से ड्रग्स आती हैं। ये सब बंद है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 100% बंद है। हम्म। इक्के-दुक्के वाक़यात होते रहते हैं। आप भी जानते हैं पर्सनली, आप मेरे ख़्याल से पिछले 2 हफ़्ते से मेरे से कह रहे थे कि आने के लिए, और मैं आपको एक ही जवाब दे रहा था, मेरे पास सिग्नल नहीं है, क्योंकि मैं एलओसी पे था। सिग्नल था, लेकिन डेटा का उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं था कि हम यूट्यूब वीडियो कर सकें। चीज़ें बदल रही हैं, धीरे-धीरे बदल रही हैं। मेरा जो भी छोटा-सा गिलहरी योगदान है, वो मैं अपना दे रहा हूँ। अभी वहाँ से आया हूँ, कल ही आया हूँ। हमने एक स्कूल को पूरा रिफर्बिश कर दिया है। 400-500 सेट फर्नीचर के दिए हैं। इसके अलावा हमने एक पुराना पोस्ट ऑफिस था जो खंडर था। चलता हुआ हम्म। पोस्ट ऑफिस है लेकिन भारत का, लेकिन खंडर है, उसको बोलते थे आखिरी पोस्ट ऑफिस। उसको हमने फर्स्ट पोस्ट ऑफिस करके पूरा रेनोवेट कर दिया। और इसके साथ बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने वहाँ पर एक एलसीडी स्क्रीन लगाई है 20 फीट बाई 10 फीट की। ये केरन में है। केरन की ज्योग्राफी ऐसी है कि केरन और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में कृष्ण गंगा रिवर बहती है। और शारदा पीठ को छोड़ने के बाद, जब कृष्ण गंगा रिवर शारदा पीठ को छोड़ती है, उसके बाद वो इसी पॉइंट पे भारत की धरती से मिलती है, उसका हम्म। स्पर्श होता है। तो आने वाले समय में वहाँ पर हमने स्क्रीन लगाई है। वो स्क्रीन हमारे जो भारतीय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की वजह से फँसे हुए हैं, हम्म। उनको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के कश्मीर और भारत में प्रगति की रफ्तार क्या है और भारत में क्या काम हो रहा है। ये हम उन्हें बताएँगे। साथ-साथ हम उन्हें ये भी बताएँगे कि आपके यहाँ बिजली ₹60 पर यूनिट है, तो अपना टीवी ना चलाएँ, बिजली बर्बाद ना करें, हमारी स्क्रीन पे बिजली देखें।
क्योंकि स्क्रीन और उनके बीच में डिस्टेंस मात्र 100 मीटर्स का है। हम्म। आपके यहाँ आटा 150 रुपए है, सोचिए अगर आप भारत में होंगे तो आटा आपको 50 रुपए, 30 रुपए जो भी है वो मिलेगा। आपके यहाँ पेट्रोल 300 रुपए है, अगर आप भारत में होंगे तो आपको पेट्रोल 80 रुपए मिलेगा। तो इसी तरह की भारत की बहुत सारी चीज़ें हम उनको दिखाएँगे। वो भी हमारे भाई हैं जो मुसीबत में फँस गए हैं पिछले 70 साल से उधर, उनको हम्म। हम अपने घर वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो माहौल आज की डेट में एलओसी का बहुत अच्छा है। हम्म। दोनों किनारे लोग खड़े होके हाथ हिला के एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। और ये जो सेक्टर जहाँ हमने काम करा है, ये केरन सेक्टर है। अभी केरन विलेज है। अभी यहाँ पर 14 प्रोजेक्ट और हैं, चाहे चाहे वो पार्क के हों, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, हॉस्पिटल के हों। वो सारे प्रोजेक्ट्स मेरी फाउंडेशन कर रही है। और आने वाले 3-4 महीने, 6 महीने में आपको बहुत सारा परिवर्तन दिखेगा। आपके सारे दर्शकों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो केरन जाएँ और एक नया टूरिस्ट स्पॉट कश्मीर का है, केरन और उरी। वो हम्म। दोनों जगह आम इंसान के लिए खुल गई हैं, आप लोग जाइए और देखिए उसे। पर फ़िलहाल क्योंकि हमने शक्ति प्रदर्शन अपना करा, जिसकी वजह से एलओसी बहुत शांत है। एलओसी पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, देखो छुट-पुट चलती रहेगी और वो तब तक चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान रहेगा। ठीक बात है। अच्छा, गौरव जी, आपने मतलब बहुत ये महत्वपूर्ण लाइन है। आपने कहा कि शांति स्थापना तब होती है जब शक्ति का प्रदर्शन होता है। अच्छा, ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आज अष्टमी है, जब हम अब बात कर रहे हैं शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है, तो ऐसे में ये बात काफ़ी समझ में आती है कि वाक़ई शांति के लिए तो शक्ति चाहिए। अब यहाँ आपने एक बात की कि उस तरफ बड़े लोग हैं और वो हमारे ही लोग हैं, फँस गए हैं, उनको आना है। आप एक सवाल उठता है यहाँ पे मन में कि जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था, तब उस समय बात होती थी कि 370 हटा दो, हमें हमारा कश्मीर चाहिए। तो ये सवाल जो है विपक्ष का जो खेमा था वो पूछता था कि साहब आपको सिर्फ कश्मीर चाहिए कि वहाँ के कश्मीरी चाहिए? अच्छा, भारत ने वो करके दिखाया, 370 खत्म किया तो पूरे कश्मीरी भी भारत के हुए जो भारत के थे ही। अब इसमें क्या कहना, रिपीट करना होगा कि वो हमारे हुए। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि एलओसी के पार, यानी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां की डेमोग्राफी 1947 वाली नहीं रह गई है, पाकिस्तान ने पूरी तरीके से बदल दिया है। वहां के स्थानीय लोग अब वहां अल्पसंख्यक हैं, कम संख्या में हैं। वहां पंजाबी और बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो हैं। ऐसे में आपका ये कहना कि उधर के लोग इधर आ जाए, ठीक है साहब, लेकिन ये जॉम्बीज भी आ जाएं जो जम्मू कश्मीर के हैं ही नहीं 47 में, ये कैसे कौन सा ऐसा इक्विपमेंट होगा, कौन सा ऐसा थर्मामीटर लगाएंगे कि कल को हमारा जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास आता है, तो ये जो खुरापाती मजहबी मजहबी हैं जो वहां लाके बसाए गए हैं, वो उनको लेके क्या करेंगे सर? ये तो एक नई मुसीबत आ जाएगी। नहीं, असल ये सवाल आपका ही नहीं है, ये बहुत सारे दर्शकों का सवाल भी है, जो अक्सर मेरे चैनल पे लिखते हैं। तो मैं उनको बस एक ही जवाब देता हूँ, ठीक है, चलिए फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं लेते। क्योंकि जब आप पीओजेके की बात करेंगे, पीओजेके लेने की बात करेंगे और ख़ास तौर से जो हमारे कट्टर-झट्टर हिंदू हैं, जब आप अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत का अर्थ केवल ज़मीन नहीं है, उस ज़मीन पे रहने वाले लोग भी हैं। अब सवाल ये उठता है जो आपने प्रश्न उठाया है कि वहाँ के लोगों का जो ज़ॉम्बीज़ हैं, वो उनका हम क्या करेंगे? अविनाश भाई, अभी इस बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि जो प्लान्स हैं वो पब्लिक में हर बात के ज़िक्र नहीं किया जा सकता। बस मैं आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरफ चाहे वो भारतीय फ़ौज हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स हों, आपको लगता है कि वो सब मूर्ख हैं और जो सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं वही इंटेलिजेंट हैं? या हम्म। उनको ये बात समझ में आती है? तो ये चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। कई बार अभी भी 5 मिनट पहले लोग बात कर रहे थे कि मेरे चैनल पे लिख रहे थे कश्मीरी मुसलमानों के लिए और भारत के मुसलमान और
गाज़ा के असल में हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम को जब तक डिफाइन नहीं करोगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हम प्रॉब्लम को एम्प्लीफाई करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं। हम्म। बहुत सा जो लोग जिन लोगों ने भी ये कश्मीरी की बात करी और जो कश्मीर अभी भी हमारे पास है, उसकी बात करी, इनमें से एक भी व्यक्ति कश्मीर नहीं गया है। हम्म। मैं 61 टाइम 61 बार कश्मीर हो चुका हूँ। मेरा आखिरी ट्रिप जो कल खत्म हुआ है, वो 61th ट्रिप था और अगले महीने दिवाली के इमीडिएट बाद मेरा 62nd ट्रिप के लिए मैं फिर जा रहा हूँ। अब आप भी जानते हैं कि मैं घूमने तो जा नहीं रहा, मैं काम से जाता हूँ। तो आप मतलब ये कहना कि एक ही ब्रश से सबको पेंट कर देना, मेरे ख़्याल से मेरे 60 ट्रिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और इसीलिए मैं ग्राउंडेड हूँ और ये लोग हम्म। जितने लोग इस तरह की बात करते हैं, इनमें से एक भी आज तक कश्मीर नहीं गया है। कश्मीर समझने के लिए कई बार मैंने समझाया कि कश्मीर की प्रॉब्लम श्रीनगर और उसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। हम्म। कश्मीर की प्रॉब्लम पूरा कश्मीर नहीं है। रहा अगर कश्मीर के नॉर्थ में अगर हम जाते हैं, जब हम राजदान पास पार करते हैं, तो हम गुरेज़ में एंटर होते हैं। गुरेज़ वालों को अगर आप बोलो कि आप कश्मीरी हो, तो वो नाराज़ हो जाएँगे क्योंकि वो कश्मीरी नहीं हैं, वो गिलगित-बाल्टिस्तान का हिस्सा हैं। उनकी हम्म। भाषा भी कश्मीरी नहीं है, शीना है। खान-पान भी कश्मीर से अलग है। एक जो 60 ट्रिप मैंने कश्मीर के करे हैं, मैंने ये सीखा है कि आप श्रीनगर से जितना ऊपर जाते जा रहे बाहर जाओगे किसी भी डायरेक्शन में, भारत का झंडा उतना ही ऊँचा होता चला जाता है और काले हम्म। बुर्के धीरे-धीरे गायब होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा चैलेंज जिन ज़ॉम्बीज़ की आप बात कर रहे हो, वो कम है, हमारा इंटरनल चैलेंज ज़्यादा है, जो श्रीनगर के 4 डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली की 10 जनपद और पाकिस्तान की आईएसआई। ये जो अच्छा। जी जी जी। हमारा हमारा चैलेंज कश्मीर के मुसलमान नहीं है, हमारा हम्म। चैलेंज है पीडीपी, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, आईएसआई। बिल्कुल, ये बात अब समझ में आ रही है जब आपने ये कहा, और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपके हिसाब से हमारा चैलेंज जो है वो उधर के नहीं है, हमारा चैलेंज है इधर के लोग, और वो दिखाई दे रहा है। आपने जब नाम लिया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, कांग्रेस स्वनाम धन्य, तो आप जरा देखिए इजराइल फिलिस्तीन, देखिए मैं कितना भी रोका हूं अपने आप को, लेकिन एक लाइन तो निकली गई इजराइल फिलिस्तीन पे। इज़राइल आप इज़ देखिए, संभवतः ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सरकार के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी में रिटन रेजोल्यूशन पास करती है और उल्टा जाके फिलिस्तीन का सपोर्ट करती है। क्यों? क्यों? कांग्रेस अपने आप नहीं कर रही है। हम्म। कांग्रेस को ये करने के लिए चाइना बोल रहा है। आपको जियोपॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी जब आप यूक्रेन रशिया के वॉर की बात करें और जब आप हमास और इज़राइल की लड़ाई की बात करें। पहली चीज़ आपको मैं समझा दूँ, चाइना। और ये बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि चाइना ताइवान में अटैक करेगा, चाइना ये कर देगा। चाइना अपने जीवन में कहीं अटैक नहीं कर सकता अगले 50-100 साल तक। ये आप मेरे से लिख के रख लो। हम्म। उसका कारण पॉलिटिकल कम का चाइना की इंटरनल पॉलिसीज़ जो गलत हुई हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। पहली चीज़, चाइना आपको भी पता है चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई करी गई थी आज से कुछ 40 साल के 40 30-40 साल। साल पहले, ठीक है? हम्म। वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि चाइना में फ़ौज में दाखिला लेने के लिए बच्चे हैं ही नहीं हम्म। और जिनको रखा जाता है, उनको ज़बरदस्ती रखा जाता है मैंडेटरी वरना आपको जेल में डाल देंगे और दूसरे तरह से है और आप भी जानते हैं चाइना एक क्लोज़ कंट्री है जहाँ से कोई बात बाहर नहीं आती है। चाइना में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, केवल एक पार्टी का रूल है, उसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते आप।
ठीक बात। और वहाँ से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती। वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि चाइना के पास फाइटिंग फोर्स नहीं है। चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो उनकी, उनके पास हुँ, फाइटिंग फोर्स नहीं है। रहा सवाल उनके जो अपने इक्विपमेंट हैं, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो हुँ, फाइटर एयरक्राफ्ट हों, चाहे शिप हों, उन सब की जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है, वो फाइटिंग कॉम्पिटेंसी नहीं है। अब चाइना लड़ाई लड़े कैसे? क्योंकि चाइना 2 तरह से काम करता है, 2-3 तरह से। पहला तरीका है वो कम कंट्रीज़ में जाता है, लोन देता है और उसके बाद डेट ट्रैप में कंट्री को बाँध देता है। फिर हुँ, उनके एसेट अपने अंदर कर लेता है। ये चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसका उसने भारत में भी इस्तेमाल किया था कुछ हद तक, हम बच गए। लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल उसने श्रीलंका में किया, उसने नेपाल में किया, उसने अफ्रीकन नेशंस में किया और वो नेशंस बाहर उठ के खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात भारत है। मालदीव भारत उसका ताज़ा शिकार है। भारत भारत उभरता हुआ भारत और ताकतवर भारत चाइना की चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। हुँ, इसलिए चाइना ने भारत में अपने प्रॉक्सी खड़े कर रखे हैं, चाहे वो लाल सलाम वाले हों, चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस को इसलिए कह रहे हैं 2008 में जो एमओयू हुआ था, वो एमओयू क्या था? वो एमओयू आपने एजेंट क्रिएट करे थे ना, 10 जनपद का आपने एजेंट क्रिएट करा था आपने। हुँ, अब बात करते हैं हमास की। हमास के पास रॉकेट के पाइप कहाँ से आए? ये सारे चाइना ने दिए हैं। चाइना इज़राइल क्यों नहीं चाहता? क्योंकि इज़राइल जिस तरह से यूनिफ़ाई हो रहा था मिडल ईस्ट में और मिडल ईस्ट यूनिफ़ाई हो रहा था इज़राइल के पीछे एक दोस्ती बन रही थी, एक सर्किट बन रहा था, जिसमें भारत का जो कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जा रहा है मिडल ईस्ट से यूरोप के लिए, वो हुँ, चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है क्योंकि चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट ऑलरेडी 10 साल के बाद अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया है। बहुत सारे नेशंस निकल गए हैं, बहुत सारे नेशंस निकल जाएँगे। जो सीपेक की बात हो रही थी, सीपेक चाइना का ऑलरेडी 65 बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद भी कहीं नहीं है और अब हम उसको होने नहीं देंगे क्योंकि वो पीओजेके से होके जाता है। भारत आज ताकतवर देश है, भारत उसको नहीं होने देगा। तो चाइना टोटली डिसइल्यूज़न्ड है इस वक़्त कि वो किस तरफ हरकत करे, इसलिए वो हमास की कर रहा है ताकि हमास इज़राइल पे अटैक करे। हुँ, इसमें यूएस भी काफ़ी हद तक है। यूएस को जब हम देखते हैं क्योंकि जियोपॉलिटिक्स मल्टीपोलर होती है। यूएस को अगर हम देखें तो डेमोक्रेट्स हमेशा वॉर कराते हैं। डेमोक्रेट्स का काम करने का तरीका है ग्लोबल वॉर्स हैं। अगर वॉर होंगी तो आर्म्स उनके बिकेंगे, आर्म्स बिकेंगे तो दवाइयाँ बिकेंगी और आर्म्स हुँ, बिकेंगे तो तेल भी चाहिए। तो इस तरह से जो दुनिया में 3 चीज़ें दुनिया को कंट्रोल करती हैं आर्म्स, ऑयल और फार्मा। ये उनका धंधा है और इसने आपने अगर इसका मेरी बात से सहमत ना हो तो लॉकहीड मार्टिन वगैरह बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जो इत्यादि जो हथियार बनाते हैं अमेरिका में, उनके आप स्टॉक मार्केट देख लीजिए, जहाँ एफएमसीजी नीचे जा रहा होगा, लेकिन इनके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, हुँ, क्योंकि यहाँ पर 2 फ्रंट की वॉर चल रही है। अब यहाँ सवाल एक और मेरे से पूछा जाता है कि रशिया क्यों सपोर्ट कर रहा है हमास को, फ़िलिस्तीन को? ना कि इज़राइल को। रशिया बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है और पुतिन एक बहुत स्मार्ट प्लेयर है। पुतिन ने क्या करा है, उन्होंने पैलेस्टाइन को सपोर्ट करके वो जितने भी मुस्लिम देश हैं, उनका सपोर्ट ले रहा है। उसको अपनी तरफ ला रहा है। अब इस सपोर्ट से क्या होगा? इस सपोर्ट से एक पहली चीज़ एक ऑयल कार्टेल बनेगी, जिससे ऑयल के दाम स्टेबलाइज़ होंगे और उससे रशिया को भी फ़ायदा है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रशिया पे सैंक्शंस हुए हैं, जो अमेरिका ने हुँ, लगाए हैं, ये मिडल ईस्ट उन सैंक्शंस को हटाने में मदद करेगा। हुँ, अब यहाँ इस पूरे गेम का जो क्योंकि यूक्रेन ऑलरेडी हार चुका है। यूक्रेन में और कोई ताकत रही नहीं है। अमेरिका कितने भी वेपन पंप कर ले और मैंने पहले दिन बोला था 24 फरवरी 2022 को कि ये लड़ाई रशिया के फ़ेवर में है, ये यूक्रेन के फ़ेवर में नहीं है। तो यूक्रेन ऑलरेडी डाउन है, हमास को सपोर्ट करके ये मिडल ईस्ट का सपोर्ट लेके
अपने सैंक्शंस हटाने के लिए काम कर रहा है। भारत इसलिए चुप है क्योंकि भारत का इज़राइल भी दोस्त है और रशिया भी दोस्त है। ये जियोपॉलिटिक्स है। मैंने हमेशा एक चीज़ समझाई है, जियोपॉलिटिक्स का केवल एक ही ध्येय होता है, व्यापार, और कुछ नहीं होता है। व्यापार किसी भी चीज़ का हो, व्यापार है और व्यापार के हिसाब से ही ये चीज़ें चलती हैं। तो हमास और इज़राइल की लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन अमेरिका, अब आप देखो, इज़राइल को हथियार बेचेगा, ठीक है? रशिया हथियार नहीं दे रहा है, लेकिन चाइना के माध्यम से हथियार के कंपोनेंट दे रहा है। अब चाइना, जैसे मैंने कहा, फाइटिंग फोर्स नहीं है, तो चाइना दुनिया में कैसे लड़े? उसके लिए चाइना के पास हमास है, उसके लिए चाइना के पास पाकिस्तान है। चाकि चाइना अपने आप, अगर भारत से भी कोई युद्ध होता है, तो चाइना नहीं लड़ेगा, चाइना पाकिस्तान के पास बढ़ेगा। आपने एक वर्ड सुना होगा, मर्सनरी, मर्सनरी, ठीक है ना? क्या अर्थ होता है मर्सनरी? मर्सनरी कोई आतंकवादी ग्रुप नहीं होता, बल्कि ये फ्रीलांसर टेररिस्ट होते हैं। ठीक बात। जो इन्हें पैसे देता है, जो इन्हें सपोर्ट करता है, उसके लिए ये लड़ते हैं। जैसे ठीक बात। हमारे सुपारी किलर बॉम्बे में जो भाड़े के, हाँ, भाड़े भाड़े के के किलर जो। मारने ठीक वाले, बात। तो भाड़े के मारने वाले, चाइना भाड़े के मारने वाले तैयार करता है। चाइना ने हम्म। एक पाकिस्तान तैयार कर रखा है, एक हमास तैयार कर रखा है। जो कभी डेमोक्रेट्स की पॉलिसी होती थी तैयारी करने की, वो आजकल चाइना ने अडॉप्ट कर रखी है। और चाइना की एक, आज आज नहीं, आज से 100 साल पुरानी चाइना की एक थॉट प्रोसेस है, जिसमें वो कहता है, स्ट्रैंगल यू विथ योर ओन सिस्टम। आपको आप ही के हथियारों से, आप ही के सिस्टम से आपको मारना। भारत में हम्म। ये काम बड़े अच्छे से होता है, क्योंकि चाइना ने जो लाल सलाम खोल रखे हैं यहाँ पर, जो बारिश चाइना में होती है, छाता भारत में खोलते हैं, वो वाले लोग जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी हैं, और उसमें अब कांग्रेस भी काफ़ी हद तक है, और हमारे, आपको सबको पता है, मीडिया खरीद रखा है उन्होंने, सारे बिकाऊ हैं। न्यूज़ क्लिक का भी निकला है, चाइना से फंडिंग आती है। ये ही आपके सिस्टम में आपको, जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल्स पढ़ती हैं, आपका सिस्टम है। आपके हम्म। सिस्टम का इस्तेमाल करके आप ही को मारने की कला चाइना है, चाइना के हम्म। पास। तो हम्म। जितना ये आसान दिख रहा है, वो उतना आसान नहीं है। एलओसी, जो हमारी बात की शुरुआत थी कि एलओसी शांत क्यों है, उसका कारण ये है कि वेस्टर्न एलो जो पार्ट है, डूरंड लाइन, वो हॉट है। हम्म। जब डूरंड लाइन हॉट होगी, तो एलओसी शांत रहेगा। जब डूरंड लाइन शांत होगी, तो एलओसी हॉट होगा। क्योंकि पाकिस्तान कोई नेशन नहीं है, एक ग्रुप ऑफ मर्सनरीज़ है, जो पहले अमेरिका के लिए लड़ते थे, आजकल चाइना के लिए लड़ते हैं। हम्म। अच्छा, ये एक जो मानसिकता आपने, खैर, इजराइल फलस्तीन के बहाने जल्दी से आपने चाइना और रशिया, इन दोनों का अपनी पोजीशनिंग बता दी, वो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि चाइना भाड़े के लड़ने वाले अपने लिए तैयार कर रहा है। वहां आपने नाम लिया कि इंडिया के खिलाफ अगर उसको कोई इस तरह की हरकत करनी होगी तो पाकिस्तान को तैयार किए बैठा है। ऐसे में एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बड़ा अमन है, बड़ा शांति है, सब कुछ बड़ा सही चल रहा है, लेकिन आप जब ये कह रहे थे, तब इस बात का भी संकेत मुझे मिल रहा था कि पाकिस्तान क्या, जो उसका पीओके है, जो हमारा कश्मीर है जिस पे उसने कब्जा किया है, तो वो क्या अब आने को तैयार है? वो खुद आने को तैयार है या उसको लाने का प्लान तैयार है? मैं आपसे पूरा-पूरा नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर भी कुछ तो मौसम का हालचाल तो पता रहना चाहिए ना? बारात में इन्विटेशन दिया जाता है और फिर गेस्ट से बोला जाता है, आपका स्वागत है। जब वो आते हैं तो उनको शगुन दिया जाता है। बस यही इंतज़ार कीजिए, तश्तरी पे सजा के भारत में अपने आप आएँगे। देखिए, अगर गेस्ट अपने आपके इन्विटेशन देने के बाद हुँ। गेस्ट अपने आप आता है, तो वो खुशी-खुशी आता है आपके पर्व में, आपके शादी ब्याह ब्याह में सम्मिलित होने, और खुशी-खुशी आते हैं। लेकिन जब आप ज़बरदस्ती बुलाते हैं, जब इन्विटेशन ऐसा होता है कि आपको ज़बरदस्ती का जाना है, तो आप फूफा बन के बैठते हैं। तो हुँ। हमें फूफा नहीं चाहिए, हमें गेस्ट चाहिए।
और जहाँ तक रही डूरंड लाइन को गर्म करने की बात, तो गर्म तो हम ही कर रहे हैं। बस तब फ़र्क इसको ये जरा तब जरा इसको ठीक से आसान करिए सर थोड़ा सा। और ये डूरंड लाइन देखिए, आप तो टेक्निकल बोल जाते हैं, हम समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन हम दर्शकों का अपने उनके विद्वानता और उनकी समझ को प्रणाम करते हुए ये जरूर चाहेंगे जरा सा इस डूरंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, जरा इसको थोड़ा ईज करिए सर, थोड़ा आसान करिए। कोरोना काल में जब भारत बंद था, हम्म। तो भारत के एनएसए दिल्ली में एक मस्जिद के पास किसी मौलाना साहब से मिलने गए थे। याद है हाँ। आपको? हाँ, जमातियों के चीफ। ठीक। आपको लगता है भारत का एनएसए कोई टाइम पास इंसान है या टाइम पास पोस्ट है जो किसी के यहाँ भी और खास तौर से किसी मौलाना से मिलने चला जाएगा? हम्म। मैं और आप तो नहीं मिल सकते ना उनसे, अगर हम चाहें भी तो भी हम नहीं मिल सकते, ठीक चाहे बात। हम कितना भी काम कर लें। लेकिन वो इतने फालतू हैं कि मौलाना साहब से मिल रहे हैं। अब मौलाना साहब वज़ीरिस्तान का आदमी है। आप सबने कहा मौलाना साहब गायब हो गया, पुलिस नाकाम है, आईबी नाकाम है, रॉ नाकाम है, कोई पकड़ नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, अगर आप अगर हमारी एजेंसी किसी को पकड़ना चाहें, तो 1 घंटा काफ़ी है, ठीक है ना? या ज़्यादा से हम्म। ज़्यादा 1 दिन काफ़ी है, डिजिटल प्रूफ अगर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से अगर पकड़ना है तो। आपको लगता है कि इतने टाइम अगर नहीं पकड़ा है तो कुछ कारण होगा? क्योंकि वो ही डूरंड लाइन गरम का मतलब है अफ़गानिस्तान यानी टीटीपी उधर से हर लड़ाई लड़ रहा है, जो हम्म। पाकिस्तान को कुचल रहा है। दूसरी तरफ से आपका खैबर पख्तून को कुचला जा रहा है, उधर पाकिस्तान आर्मी कुचली जा रही है। इधर तीसरा फ्रंट ले लें तो बलूचिस्तान वाले न लंका लगा रहे हैं। तो चारों तरफ से तो लंका लगी हुई है और इधर अगर गलती से भी गोली चला देते हैं तो हम उड़ा देंगे। एक एक बहुत अच्छा प्रश्न है, लोगों ने पूछा कि आपने ये इतनी बड़ी 45 लाख की स्क्रीन लगाई केरन सेक्टर में, उधर से कोई गोली आएगी तो तोड़ देगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारे सोशल मीडिया में बहुत ज्ञानी लोग हैं जो कभी जाते नहीं हैं ऐसी जगह, लेकिन क्योंकि थोड़ा दुर्गम है आज की डेट में जाना, 8 किलोमीटर का रास्ता है ही नहीं। मतलब हाँ। गाड़ी बहुत सँभाल के चलानी पड़ती है वरना पलट जाएगी। हम्म। तो ज्ञान दे देते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूँ ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके चलते हैं। केरन के उस तरफ जो पीओजे है, वहाँ पर आर्मी जनरल्स के 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के। जितनी इल्लीगल कमाई है अमेरिकन एड से और दुनिया भर की एड से, वहाँ पर उन सब ने अपने पॉलिटिशियंस ने और आर्मी के जनरलों ने और ब्रिगेडियरों ने अपने महल बना रखे हैं। आपको लगता है कि एक गोली अगर इधर आएगी तो हम गायत्री मंत्र सुनाएँगे उन्हें? समझ गए, बिल्कुल ठीक बात। तो हिम्मत कर सकते हैं वो? हम्म। हमारी तो चलो कोई नहीं, 45 लाख की स्क्रीन खराब हो गई, हम दूसरी लेके लगा देंगे, उसमें कौन-सी बड़ी बात है? हम भिखारी थोड़ी ना हैं, लेकिन उधर क्या हो Well, sir, with your permission, I will now request GOC 28 Infantry Div and Dr. Gaurav Pradhan to do the inauguration on your behalf. Thank you, sir. आज पहली बार डॉक्टर गौरव प्रधान फाउंडेशन की मदद से केरन में इतना बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसने केरन की शान को और भी बढ़ा दिया है। आप सभी से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से एक बार फिर से इनका अभिनंदन करें। उधर क्या होगा? पाकिस्तान इंश्योरेंस के पास तो पैसे भी नहीं है इंश्योरेंस देने के भाई। अरे एयरलाइन उनकी बंद पड़ी है, तेल डलवाने का पैसा नहीं है उनके पास। हाँ, सारी तो जहाजें उनकी खड़ी। तो बहुत कुछ हम सोच के चलते हैं। अब मैं स्वागत करता हूँ लोगों का जो कमेंट करते हैं, लेकिन मतलब इतना भी मत सोचिए कि हम बेवकूफ़ हैं। आई मीन अगर
मेरी स्क्रीन के पीछे लेफ्टिनेंट जनरल जो कि कश्मीर में आर्मी के चीफ हैं, मेजर जनरल जेओसी अगर वहाँ हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, जवान्स हैं, मैं खड़ा होके प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और उसका उद्घाटन कर रहा हूँ। आपको लगता है हम लोगों ने में किसी में अकल नहीं है, किसी ने कुछ सोचा नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल। और ये तो वो वाली बात है ना, जैसे बॉलीवुड फिल्म में अक्सर क्या होता था, क्लाइमैक्स जब आता था तो जो विलेन होता था वो पता चला कि हीरो की बहन या उसकी माँ या उसके छोटे भाई को, भतीजों को किडनैप करके ले जाता था। तो ये तो आप लोगों ने वो वाली शैली की है कि ठीक है बेटा, हमारे इस पे एलईडी पे चलाओ तुम स्क्रीन पे गोली, फिर हम बताते हैं तुम्हारा जो सामने होटल है पहले तो उसका रिसेप्शन उड़ेगा, फिर उसके बाद तो वो तो ये उस टाइप की चीज है, ये समझ में आती है बात। जो 8 किलोमीटर का रास्ता, जो रास्ता मैं ये नहीं कहूंगा रास्ता है, क्योंकि पहाड़ काट के छोड़ दिया गया है, वो अगले साल जून में रास्ता बन जाएगा। ये मेरा गारंटी है, हमारी सबकी गारंटी है कि वो रास्ता अगले जून तक बन जाएगा। केरन एक पॉजिटिव सेक्टर है और हमारे लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर, 14-15 प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम कर रहे हैं केरन के लोगों के लिए। मतलब मैं नहीं कर रहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बट जो हमारी फाउंडेशन है, गौरव प्रधान फाउंडेशन, उसके माध्यम से जो CSR फंड कुछ मिलता है उसके माध्यम से हम ये सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपने जब मौलाना साद की बात बताई तो दर्शकों सबको याद होगा, आपने जो मौलाना साद के काम पे लगने की बात कही तो मेरे मन में तो मौलाना साद के प्रति इज्जत बढ़ गई है। उनका चेहरा याद आ रहा है, बहुत दिनों से लोगों ने देखा नहीं। भाई जिस दिन उससे NSA मिलने गए थे और लोगों ने, जो हमारे क्रांतिकारी यूट्यूबर्स हैं, एडवाइजर्स मोदी के, उन्होंने NSA को गाली दी थी और ये लिखा था इसको पकड़ लो, लटका दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने उसी दिन लिखा था मौलाना साद को कभी नहीं पकड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, मौलाना साहब तो फिर वो वाला हरकारा हो गया, जो दूर गांव जहां से बारात, मतलब जहां बारात जानी है, या ये कह लीजिए जहां से बारात आनी है, मेहमान आने हैं जाने हैं जो भी है, तो वहां पर एक पहले पहुंच जाता था ना, वो कहता था कि हाँ भाई चलो वहां बस खड़ी है, चलो सारे लोग बैठो बैठो। देखिए 2014 से पहले और 2014 के बाद एक बहुत बड़ा अंतर है। 2014 से पहले लड़ाई होती थी हमारे क्षेत्र में, यानी हमारी जमीन पे। जो पावरफुल मिलिट्री होती है या कहें पावरफुल लीडरशिप होती है, क्योंकि मिलिट्री भारत की हमेशा पावरफुल रही है, आज की बात नहीं है। सैकड़ों दशक से भारत की सेना हमेशा सशक्त रही है, हथियार हो ना हो, लड़ने का जज्बा हम एक एक बच्चे में है, फौज के एक एक जवान में है, वो हमेशा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के आने के बाद चीजें चेंज हो जाती हैं। 2014 से पहले युद्ध होता था हमारी धरती पे, और 2014 के बाद अब हम युद्ध उनकी धरती पे लेके लड़ते हैं। तो नाउ वी आर फाइटिंग ए वॉर ऑन द प्लेस ऑफ आवर चॉइस, टाइम ऑफ आवर चॉइस, वे ऑफ आवर चॉइस। क्या बात है, मुझे वो डायलॉग याद होगा कि जमीन भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा, है इस तरह का कोई डायलॉग था, और वो होता हुआ दिख रहा है। इस तरह का डायलॉग लेजेंडरी राजकुमार जी ने किसी फिल्म में दिया था, फिल्म का तो नाम याद नहीं है मुझे भी, नहीं आ रहा। वक्त भी हमारा होगा, समय भी हमारा होगा, क्या जगह गोली भी शायद जगह भी हमारी होगी, डायलॉग उन्होंने मारा था। तो वो फिलॉसफी लेके हम चलते हैं जी। अगर इसी बात को आपने जैसे अभी एडमिट किया कि वो फिलॉसफी लेके भारत चल रहा है, तो फिर एक तरफ और आपका ध्यान दिलाऊंगा। उसको ध्यान दिलाने के लिए आज की सुबह की ही एक खबर, मैं सुबह उठा तो सबसे पहले मेरे पास जो फीड आई वो आई कि साहब कोई दाऊद अली साहब थे वजीरिस्तान में, उनको फिर किसी अज्ञात ने जो है गोली मार दी और लिटा दिया उनको। तो नहीं, गोली नहीं मारी, अच्छा, हुरी फाइट कर दिया उनको, हुरी फाइट कर दिया। अच्छा, तो अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि जमीन भी हमारी होगी, लेकिन यहाँ पर तो आप लोगों ने ये जुमला तो सही किया ही किया है, जमीन भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा। यहाँ तो हालत यह है कि जमीन भी तुम्हारी होगी, आदमी भी तुम्हारा होगा। तो ये गोली किसकी है, ये कौन अज्ञात है? बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये पूछ रहे हैं कि साहब
किसी एक अज्ञात नाम से एक मूर्ति बनवा के लगा दी जाए। आपने देखा होगा हैंडल्स पे लोग प्रणाम कर रहे हैं, हे अज्ञात तुम्हें प्रणाम, इस तरह की बातें चल रही। गोली भी उन्हीं की है, जमीन भी उन्हीं की है, लोग भी उन्हीं के हैं, कर्म भी उन्हीं के हैं, टिगर दबाने की हौसला भी उन्हीं का है। बस हमने टेबल की साइड पलट दी है। अच्छा, तो क्या मतलब ये उम्मीद लगाई जाए कि एक दिन अचानक पाक के कब्जे वाले कश्मीर से आवाज आएगी कि भाईजान, बड़े भाईजान दरवाजा खोलो? आवाज तो आ रही है भाई, भाईजान दरवाजा खोलो, हमें आना है। और हमने कहा पहले सुधार लो, उसके बाद आ जाओ। पहले जितने तुम्हारे अंदर ये ज़ॉम्बीज बैठे हैं, ये ज़ॉम्बीज को निकाल दो और उसके बाद आपका स्वागत है। क्योंकि ईमानदार लोगों को लेने में हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बीज को हमें नहीं लेना है। तो आप ज़ॉम्बीज को निपटा दो, ज़ॉम्बीज के जो कर्ता धर्ता मालिक हैं उनको निपटा दो, उसके बाद स्वागत है, आप आ जाओ। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि भाई जो करता धरता है जॉम्बीज के, जो इनके सरगना हैं, जो इनके आगे पीछे लोहे लेके घूमते हैं और उस पर चलाते हैं और टिक टाक करते हैं, उनको निपटा दो फिर तुम चले आओ। लेकिन इसी फिर एक बार मैं लौटता हूँ जरा इजराइल फिलिस्तीन वाले मामले पे ही। कई चर्चाएं हमने प्रारब्ध के इस मंच पे की और रिएक्शन जिस तरीके से देखा है समाज में, चाहे ट्विटर इस पे आपको सोशल मीडिया पे जाइए, चाहे एक्स पे जाइए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑलरेडी भारत में, और लोग ये कहने लगे हैं, मैंने खुद कई बार इसी मंच से कहा है कि भारत में कितने गाजा पट्टी हैं, एक दो गाजा पट्टी नहीं है, तमाम, और लोग पहचान रहे हैं उन गाजा पट्टियों को, और हमास की मानसिकता भी भारत में मौजूद है। तो ऐसे में एक ईमानदार भारतीय का, देखिए मैं जो कुछ भी आपसे पूछता हूँ वो दर्शकों की तरफ से पूछता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ माय व्यूअर्स। ऐसे में मेरी चिंता, एक तीसरी बार मैं इस प्रश्न को सामने रख रहा हूं कि हमें पीओजे चाहिए, हर भारतीय को चाहिए। भारत सरकार कहती रही आजादी के बाद से, 47 के बाद से, कि वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इतने हमास और इतने गाजा पट्टी अपने देश में बैठाए रहने के बाद भी एक नए जॉम्बीज को कैसे, वो मतलब वो पिक्चर कैसे क्लियर होगी? मैं इस चीज का जवाब अभी आपको दिया कि ज़ॉम्बीज को खत्म करो और भारत में आओ। दूसरी बात, ये जो पूरे लोग भारत में आएंगे ना, जिन लोगों को शक है, ये लोग जो भारत में बैठे हुए हैं हमास परस्त और पाकिस्तान परस्त लोग हैं, इनको दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। और ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, जो वहां से आएंगे वही दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, क्योंकि उन्होंने फर्क देखा है, यहाँ वालों ने फर्क नहीं देखा। अब सवाल, जब आप भारत की बात करते हैं, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ भाई। भारत में 80 करोड़ हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन 20 करोड़ को ताकत कौन देता है? 50 करोड़ हिंदू देते हैं। बहुत बड़ी बात। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पहले प्रॉब्लम समझो ना। अब आज आपने दुर्गा माता का पंडाल बनाया वेस्ट बंगाल में, जिसमें दुर्गा माता के हाथ से आपने हथियार छीन लिए। क्या कोई भी सनातनी देव या देवी बिना हथियार के कभी है? संकल्पना में ही नहीं है। किसने बनाया वो पंडाल? मुसलमानों ने तो आके नहीं बनाया ना, वो पंडाल हिंदुओं ने बनाया ना। वहां पूजा अर्चना करने कौन जा रहा है? वहां मुसलमान तो नहीं जा रहा है ना, वहां हिंदू जा रहे हैं ना। पीएफआई के लिए कौन लड़ता है? हिंदू लड़ते हैं ना। लव जिहाद होता है, लव जिहाद में किसके लिए लड़ते हैं? हिंदू लड़ते हैं ना। आप कोई भी चीज उठा के, पृष्ठभूमि उठा के देख लीजिए, आपको हिंदू लड़ते हुए दिख जाएंगे उनके लिए। अगर ये 80 करोड़ में 50 करोड़ आज की, आप और दूर की बात मत जाइए, कर्नाटक में कितने हिंदू हैं? 86% हिंदू हैं। किसको जिताया? 86% में से 36% ने भाजपा को वोट दिया, यानी मेजॉरिटी हिंदू ने भाजपा को वोट नहीं दिया। तो आप तो टमाटर, प्याज और बिजली, पानी और फ्री बस राइड में बिक रहे हैं। तो जब आप बिक रहे हैं तो दूसरे को दोष क्यों दे रहे हैं आप?
उनका 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 जो सोच है बिल्कुल साफ है, लेकिन आप तो बिक रहे हैं ना। आज आप कोई भी वकील उठा के देख लीजिए, कौन लड़ता है उनके केस? ज्ञानवापी का केस कौन लड़ रहा है उनके लिए? बिल्कुल ठीक बात। तो जब आप वहां की बात करते हैं और वहां की चिंता आप लोग जताते हैं कि वहां के लोग आएंगे, हम तो ये कह रहे हैं आप भारत के जो 50 करोड़ हिंदू हैं, कितने आ जाएंगे वहां से मुसलमान? 1 करोड़ मुसलमान आ जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं है ना वहां पर। लेकिन ये जो आपके 50 करोड़ बैठे हुए हैं जो भारत के अंदर, जब बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट वॉर बोला था, तो 2 फ्रंट तो आपके पाकिस्तान चाइना हो गए, 0.5 इंटरनल है। 0.5 इंटरनल उन्होंने मुसलमान नहीं बोला था, ये गलत फहमी है। ये वो गाजा सपोर्टर बैठे हैं। आज आप देखिए, जितने लोग पलायन करते हैं घर से, जो नॉन भाजपा सरकारों में है, कौन पलायन कर रहा है? हिंदू पलायन कर रहा है। क्यों कर रहा है? दूसरा हिंदू उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक बात। रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, पत्थर पड़ते हैं। कभी मुहर्रम में पत्थर मारे? और जिस कश्मीर की आप बात करते हैं, कश्मीर की प्रॉब्लम समझने के लिए कश्मीर जाना जरूरी है, घर में बैठ के नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात। नहीं भाई साहब, आज से 40 साल पहले भी 95% मुसलमान था वहां पर, आज भी 95-96%, 96% मुसलमान है। लेकिन क्या कारण है आज पत्थर नहीं बरसते? क्या कारण है? क्या कारण है कि वो मुसलमान आज अपनी इच्छा से भारत का झंडा लेके चलता है? क्योंकि आपने रोजगार दिया ही नहीं था वहां पर। बच्चा चाहे कश्मीरी हो, चाहे अलीगढ़ का हो, चाहे सुल्तानपुर का हो, चाहे केरल का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, हर बच्चे की एक एस्पिरेशन होती है। अब एस्पिरेशन पैदा करने के साधन ही नहीं है कश्मीर में, तो उसको जो इंसान कहेगा कि चल तेरे को 500 रुपए दूंगा, 10 पत्थर मार के आ, वो तो कहता ठीक, 10 पत्थर मार के आता हूँ, 500 रुपए दे दो, रोज के दे दो 500 रुपए, 25-30 हजार रुपए हो जाए, मैं एक नया मोबाइल ले लूंगा। आज वो उस बच्चे के पास ऑप्शन है। टूरिस्ट जब जा रहा है तो वो बच्चा कह रहा है मैं शिकारा चलाता हूँ, मैं टूर गाइड बनता हूँ, मैं टैक्सियां लेके डालता हूँ। तो जब उसको कमाई के साधन मिले, लेजिटिमेट साधन मिले, पत्थरबाजी बंद हो गई। वो तो साफ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन बंद हो गए। अब आपको आज रीसेंट दिखा रहा हूं, मैं रीसेंट बात करता हूं। जब आपने ज़ॉम्बीज वगैरह की बात करी, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, और पता नहीं आपने कितना करीब से देखा है, क्योंकि मैं तो कश्मीर में था जब ये था, और लाल चौक पे खड़ा हुआ था, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं आपको। 13 अभी अक्टूबर, ठीक, ग्लोबल कॉल थी पैलेस्टाइन के लिए और हमास के लिए सपोर्ट की। फ्राइडे को, जुम्मे को, जी, जुम्मे की नमाज के बाद। आप सब जानते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद जब ये कॉल होती है तो पत्थरबाजी हर जगह होती है। कहीं पत्थरबाजी हो, तोड़ फोड़ हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं तो प्रदर्शन होता ही है। ठीक बात। कभी आपने सोचा, पहले अगर होता था तो लाल चौक तो पूरी ग्लोबल उम्मा को रिप्रेजेंट करता था, कहीं कुछ हो जाए लाल चौक पे तो होना ही है पाकिस्तान का झंडा और प्रदर्शन भारत सरकार के अगेंस्ट, और ये सारी चीजें तो होनी है। लाल चौक पे उस दिन तिरंगा लेके मैं खड़ा हुआ था, और पूरे कश्मीर में पत्थरबाजी तो बहुत दूर की बात रही, एक जगह कहीं एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। सब अपने काम धंधे में मस्त थे। ये हुई कश्मीर की, यानी ग्लोबल कॉल को भी उन्होंने रिजेक्ट करा। दूसरा, उसी दिन ये ग्लोबल कॉल थी हर जगह के लिए, पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान में एक जगह भी प्रदर्शन नहीं हुआ। जो आप कह रहे हो ना, वहां के लोग पीओजे के वाले इधर आएंगे तो क्या हुआ, वहां प्रदर्शन नहीं हुआ, कश्मीर में प्रदर्शन नहीं हुआ। अब ये चीजें समझने वाली हैं,
इसके लिए ध्यान देना जरूरी है। 22 माइंड करके आप नहीं समझ सकते। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस अपनेपन से देखिए, पूरे भारत का एक एक भारतीय जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में है उसको लेके हमेशा एक विशेष तरह का भाव रखता है, लेकिन जो अपनापन आपने अपनी आज की बातचीत में यहाँ दिखाया है, तो मुझे तो लग रहा है कि पैकिंग वैकिंग सब डन है और केवल जो है वो कोई एक डेट आएगी और गड्डी पे बैठो और उसके बाद निकल लो। तो इस तरह का एक माहौल हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं आपसे कैलेंडर नहीं पूछूंगा, मैं आपसे महीना नहीं पूछूंगा, मैं आपसे तारीख भी नहीं पूछूंगा। जब हो जाएगा तो फिर सारे देश को पता लग जाएगा। देखिए, तो इन चीजों की तारीख नहीं होती है। ये ठीक, जियो पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सारी चीजों को अलाइन करना पड़ता है, फिर राइट टाइम पे काम करना पड़ता है। आप सब ने एक कहावत बचपन से सुनी होगी और बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं कि जैसे हमास का हो रहा है, उधर यूक्रेन का हो रहा है, अमेरिका बिजी है, हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। ये आप सबने हम सब ने बचपन से पढ़ा है, हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। लेकिन हम इसके आगे की चीज नहीं पढ़ाई गई हमें। हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट बट द हैमर हैड टू बी कोल्ड। ओ तो बिल्कुल ठीक, ये चीजें ठंडे दिमाग से करी जाती हैं, ये उत्तेजित होके उत्तेजित दिमाग से काम नहीं करा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। उत्तेजना में आके तो नारे लगाए जा सकते हैं और नारों से कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय अब आप माहौल में गर्मी के। भाई, अब आप देखो, 13 अक्टूबर को कश्मीर में एक व्यक्ति ने प्रदर्शन नहीं करा, गिलगित बाल्टिस्तान में एक व्यक्ति ने प्रदर्शन नहीं करा। दोनों जगह एब्सोल्यूट शांत रही, जबकि फ्रांस, इंग्लैंड, भारत के कुछ हिस्सों में, बेंगलोर वगैरह जैसे कुछ हिस्सों में और कुछ जगह पे, दुनिया के और जगह पे प्रदर्शन हुए। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूं। कुछ नहीं हुआ कश्मीर में, आप गवाह हो, दुनिया गवाह है, भारत का मीडिया गवाह है। गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ नहीं हुआ, आप भी गवाह हो, भारत का मीडिया भी गवाह है, मैं देखा है। महमूद ये मुफ्ती, क्या नाम है इसका, महबूबा मुफ्ती ने आज प्रदर्शन करा है पैलेस्टाइन के नाम पे। कश्मीरियां अपने चेले चपाटों के साथ, पब्लिक नहीं है, माइंडेड, सारे पार्टी के उनके लोग ही हैं, उन्होंने प्रदर्शन करा पैलेस्टाइन के सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि महबूबा मुफ्ती, जो 4 लोग मैं आपको गिना रहा हूं प्रॉब्लम क्रिएटर्स कश्मीर के, महबूबा मुफ्ती की दुकान बंद हो चुकी है। शी स्टिल वांट टू बी फील रेलेवेंट इन पॉलिटिक्स, दैट इज द रीजन शी हैज डन दिस प्रदर्शन। पब्लिक साथ नहीं है, एक मेरी जो रिपोर्ट मेरे को मिली है, एक पब्लिक साथ नहीं आई है। अब इसमें आपको दूसरी चीज समझाता हूं जो प्रॉब्लम है हमारे लिए। महबूबा मुफ्ती के साथ प्रदर्शन करने वाले में आधे कश्मीरी हिंदू थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की ऑफिस बेरर की लिस्ट उठा के दिखा दीजिए, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने मुसलमान हैं और उसमें कितने हिंदू हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, कश्मीर के बारे में सोशल मीडिया पर बैठ के ज्ञान ना पेलो। कश्मीर के बारे में ज्ञान पेलना है तो कम से कम 5 बार कश्मीर जाओ, और श्रीनगर में मत जाओ, दूर दराज इलाके जो कश्मीर के हैं वहां जाओ। जहां टूरिस्ट की कार्टेल चलती है वहां मत जाओ, वो तो कार्टेल इन्हीं के सपोर्ट की है, इन्हीं लोगों ने खड़ी करी हुई कार्टेल है। दूर जगह जाओ, आप केरन जाओ, आप उरी जाओ, आप दूध पत्री जाओ, 85 जगह हैं, गुरेज जाओ, तब आपको पता चलेगा कश्मीर क्या है। और फिर आप मेरे को आके बताना कि कश्मीर के मुसलमान हमारे सहारनपुर, अलीगढ़ और जितने केरल, बंगाल सब एक हैं या अलग अलग? चलिए, ये बात समझ में आ रही है। और ऐसे में आपने जो एक उम्मीद जताई ना कि ये जो अपने अपने दिमाग में हमास की फीलिंग और हमास के लिए मोहब्बत लिए बैठे पूरे भारत के हर जिले, हर कस्बे, हर गांव के आसपास जो एक गाजा पट्टी है और उसकी मानसिकता है, उसको अब यही सुधारेंगे।
तो खैर भारत की सरकार जो है 2014 से लगातार जिस तरीके से जो ऐतिहासिक डिस्प्यूट के मामले रहे हैं, पॉइंट्स रहे हैं, उनको जिस तरह सॉल्व कर रही है, अब लगता है कि कश्मीर का जो वर्तमान कश्मीर है। अविनाश भाई, अगर 50 करोड़ ये जो सेकुलर हिंदू हैं, अगर एक तरफ खड़े हो जाएं, तो हिम्मत है किसी की? बिल्कुल तो नहीं। अभी कश्मीर में कल या परसों की बात है, लाल चौक के पास में देवी जी का मंदिर है, ठीक है, जिसको कभी तोड़ा नहीं गया था। देवी जी का मंदिर है, वहां पर सड़क पे 1000 तो नहीं, लेकिन 150 लोगों ने और 200 लोगों ने शायद हनुमान चालीसा पढ़ी। कभी सोचा है आपने जिंदगी में? बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से आप देखें ना, कई जो त्योहार इस समय मनाए जाते हैं। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अगर कश्मीर का मुसलमान भी वही होता तो वहां पर 1000 मुसलमान तो इकट्ठे हो जाते ना। 96% मुस्लिम है कश्मीर में। 100 हिंदू वहां पर आके, जिसमें मोस्टली टूरिस्ट हैं, और वहां आके हनुमान चालीसा सड़क पे पढ़ रहे हैं, जोर जोर से, सबको सुनाई दे रहा है। किसी ने एक पत्थर फेंका, जबकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है। लाल चौक की अपनी एक हिस्ट्री रही है। तो वो प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और आईएसआई है। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो गिरोह हैं उनके अंदर है, और उसी के साथ जो सबसे बड़ी चीज और बेहद महत्वपूर्ण चीज आपने रेखांकित की कि 50% जो हिंदू हैं 80% में से, वो एक बड़ी समस्या है। सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू या पाखंडी शुद्धतावादी, जिन्हें मैं कहता हूं। गौरव जी, आपसे अगली चर्चा की प्रस्तावना मैं आज ही रखूं। ये जो 50% हिंदू जो नाम के हिंदू हैं, सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू हैं, और जिनको सब कुछ दिखाई देने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि दिखाई नहीं देता है, उनके सुधार की कोई उम्मीद दिखती है नहीं दिखती है, इस पर बात करनी बड़ी जरूरी है। और अगली चर्चा हम इस पर आपसे करेंगे। आज ही आपसे वादा लेते हैं। दर्शकों, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने गौरव प्रधान जी को लगातार याद किया। कई बार जो है वो ऑन कैमरा बताया नहीं जा सकता है, कई ऐसी व्यस्तताएं रहती हैं, थोड़ा बहुत जिक्र गौरव जी ने किया भी। इसी वीडियो के बीच में हम वो छोटे सी एक क्लिपिंग भी लगाएंगे, जिस बड़ी एलईडी स्क्रीन की बात कर रहे हैं, जो समय पर लगाई गई है जम्मू कश्मीर में, और वहां गौरव जी की मौजूदगी भी थी। तो उसको भी आप को इसी कहीं वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत छोटी सी क्लिपिंग है, आप उसको देखेंगे, उसके तुरंत बाद वो बाकी की चर्चा कंटिन्यू रहेगी। तो आइए, प्रारब्ध के इस मंच से गौरव प्रधान जी को आज की चर्चा में समय देने के लिए धन्यवाद करते हैं। और बहुत जल्दी, देखिए गौरव जी अब सीधे एलओसी पे अगर नहीं हुए तो प्रारब्ध पे हमको ले आएंगे। अब समस्या ये रहती है कि अगर वो एलओसी, आपका चैनल, आपके चैनल के लिए मैं एक बात आपको बोल दूं, आप जो मुझे अभी जाने पे पता चली है, आपका चैनल बहुत से फौजी और बहुत सीनियर फौजी देखते हैं। शायद वो मेरे माध्यम से शुरुआत हुई हो या जैसे भी हुई हो, लेकिन वो आपके चैनल देखते हैं। वो नहीं देखते, उनको वक्त नहीं मिलता, तो उनके पत्नी या उनके बच्चे देखते हैं और अपने पिता या पति को फिर उनकी ब्रीफिंग देते हैं। तो मेरे ख्याल से एक गर्व की बात है कि राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हुए लोग, राष्ट्र के उत्थान में लगे हुए लोग भी आपके चैनल को देखते हैं। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। गौरव जी, आपके माध्यम से और आपने जो ये बताया, हम अपने देश के सभी उन वीर सैनिकों को नमन करते हैं। और अगर ये आशीर्वाद उनकी तरफ से प्रारब्ध को मिल रहा है तो मैं रोमांचित हूं, और सिर्फ इतना कह सकता हूं कि प्रणाम आपको। तो दर्शकों, इसी खुशखबरी के साथ एक चीज और बोल दूं, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक यूथ सेंटर बना रहे हैं गौरव प्रधान फाउंडेशन और फौज के साथ मिलके, जिसका शुभारंभ अगले 1-1.5 महीने में होना चाहिए, 2 महीने में होना चाहिए मौसम के हिसाब से। उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्क्रीन कहीं और लगाई जाए। तो जब वो स्क्रीन लगेगी तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं अभी कि आप आएं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से उसको कवर करें और अपने दर्शकों को दिखाएं। जो आप समझें, जो वहाँ लोगों से आप बात करके समझें, वो आप लोगों को दिखाएं। आपका स्वागत है
आपके आने की व्यवस्था खर्चा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भैया मेरे पास किसी को अफोर्ड करने के नहीं है, लेकिन बाकी सॉफ्ट व्यवस्था जितनी हो सकती है वो हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल गौरव जी, इस आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रारब्ध अपने दर्शकों के बिहाफ से वहां पर निश्चित रूप से इस निमंत्रण को स्वीकार करता है और वहां मौजूद रहेगा। ये अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और कम से कम हम लोग सड़क पे अपने सैनिकों को देखते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, उनके प्रति आदर करते हैं, तो वो जहां पर काम करते हैं वहां जाके उन्हें देखना तो एक विलक्षण अनुभव होगा। गौरव जी, आज आपने हमें समय दिया। दर्शक आपको लगातार सुनना चाहते हैं। जब आपसे बात करता हूं तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कब रोकूं, कहाँ रोकूं, लेकिन समय की अपनी एक बाध्यता है। हम लोग फिर बैठेंगे। तो गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। और दर्शकों, इसी के साथ आप सबको इतने धीरज के साथ ये वीडियो देखने का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। माँ दुर्गा आप सभी का कल्याण करें। नमस्कार।